हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस सीआरपीसी की 12वीं सीरीज, ये जो पार्ट है, इस सीरीज का अंतिम पार्ट है ये। और अभी तक हम कुल 550 प्रश्नों को एमसीक्यूज के रूप में सॉल्व करते हुए धारा 432 तक के जो प्रश्न हैं उनको हमने कवर कर लिया है। और कुल 550 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ, लगभग जितने भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं, प्रोविजन हैं और भी जो फैक्ट हैं उनको हमने कवर करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। और ये इस सीरीज का आखिरी पार्ट है, 12वां पार्ट है। और इसके माध्यम से कुल हम 600 प्रश्नों का एक बेहतरीन कलेक्शन जो है आपके समक्ष हम देने जा रहे हैं सीआरपीसी का। इसके पूरे जो प्रश्न हैं इनको अगर आपने हल कर लिया तो चाहे एपीओ हो, पीसीएसजे हो या अन्य कोई परीक्षा हो जहां पर सीआरपीसी से संबंधित प्रश्न आपसे एमसीक्यू के रूप में पूछे जाते हैं, उसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप एक बेहतर कॉन्फिडेंस इसमें प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको आईपीसी के अलावा सीआरपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट और भी जो पीसीएसजे और एपीओ के सिलेबस के जो भी विषय हैं उनके हिंदी माध्यम में एमसीक्यूज के पूरे वीडियो मिल जाएंगे। उसमें पूरी पूरी सीरीज पड़ी हुई है। चैनल पर आप विजिट कीजिए, प्रत्येक प्लेलिस्ट में आप देखिए, मास्टर वीडियो भी अपलोडेड हैं। तो आप जो है हमारे अकेले इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी परीक्षा में अगर आप बैठते हैं तो निश्चित रूप से प्री की परीक्षा आप आसानी से पास कर जाएंगे। आप अगर लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं इस अंतिम खंड को सीआरपीसी के, और यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रश्न है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। प्रश्न है इसमें, सीआरपीसी की धारा 433 समुचित सरकार को दंडादेश के लघुकरण की शक्ति प्रदान करती है। तो बिल्कुल 433 के अंतर्गत दंडादेश के लघुकरण की शक्ति प्रदान की गई है। किसको प्रदान की गई है? तो समुचित सरकार को। अब समुचित सरकार यहाँ पर जो दंडों का लघुकरण है वह किस रूप में कर सकती है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है इस 4 खंड में। इसका कारण यह है कि सरकार को आजीवन कारावास के दंडादेश को 10 वर्ष के कारावास के दंडादेश में लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। तो 433 के तहत जो समुचित सरकार है वह दंड का लघुकरण करती है। किस रूप में? तो मृत्युदंड है उसको किसी अन्य रूप में अर्थात केवल जुर्माने के रूप में भी दंडित कर सकती है। आजीवन कारावास है तो उसको 14 वर्ष तक के कारावास में, और यहाँ पर दिया है 10 वर्ष। तो यहाँ पर कथन सही है लेकिन कारण जो है इसका गलत है, तो तीसरा विकल्प सही होगा कि आजीवन कारावास को 14 वर्ष के रूप में वह लघुकरण कर सकती है, 10 वर्ष के रूप में नहीं। नेक्स्ट है, जहां किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास का दंड दिया गया है या धारा 433 के अधीन किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्यु दंड या आजीवन कारावास के दंड के रूप में लघुकरण किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति कारावास से तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि वह किस अवधि तक का कारावास पूरा न कर लिया हो। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति है और उसको मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा दी गई है और 433 के तहत समुचित सरकार ने उसके दंडादेश को लघुकरण करके 14 वर्ष के रूप में लघुकृत कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में उसको तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि उसने 14 वर्ष की अवधि को जो है कारावास के रूप में पूरा न कर लिया हो। इसी से संबंधित आईपीसी की जो धारा है वह धारा 55 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमानती अपराध में जमानत एक अधिकार के रूप में दी जाती है। तो जमानती अपराध होता है उसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसका जो है जमानत प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो इसके अंतर्गत जो जमानत होती है वह पुलिस अधिकारी के द्वारा भी और न्यायालय के द्वारा, इन दोनों ही जो है अधिकारियों के द्वारा जमानत दी जा सकती है। और जमानती अपराध के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 436 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की तारीख से कितने अवधि के भीतर जमानत देने में असमर्थ है, तो वहां वह अधिकारी, अधिकारी से तात्पर्य पुलिस अधिकारी या न्यायालय के लिए यह उपधारणा करने के लिए पर्याप्त आधार होगा कि वह एक निर्धन व्यक्ति है। अब जो है धारा 436 के अंतर्गत एक स्पष्टीकरण दिया गया है। 436 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की तारीख से एक सप्ताह के भीतर, एक सप्ताह के भीतर जमानत देने में असमर्थ है तो यह माना जाएगा कि वह इस प्रयोजन के लिए अर्थात जमानत लेने के लिए एक निर्धन व्यक्ति है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 436 का एक अभियुक्त जिसके विरुद्ध अन्वीक्षा लंबित है
की जमानत स्वीकार करने का प्रावधान करती है। तो यह जो है कब ऐसी जो जमानत है वह स्वीकार की जा सकती है। तो 436 ए के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है, अन्वीक्षा से तात्पर्य यहाँ पर वह उसका विचारण है वह लंबित है और इस विचारण के दौरान वह जेल में रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो वह जिस अवधि के लिए सजा से दंडनीय अपराध के लिए उसका विचारण चल रहा है और वह उस कारागार में अभी भी है, अर्थात उसने 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किया है और उसका जो विचारण है वह चल रहा है और इस दौरान वह जेल में है और वह उसकी अवधि जो है 5 वर्ष, अर्थात इस जो दंड दिया गया है विहित दंड है, अगर उसने उसका आधा वहां पर कारागार में व्यतीत कर लिया है तो ऐसी स्थिति में उस विचाराधीन कैदी को छोड़ दिया जाएगा जमानत पर। धारा 436 436 ए के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। इस धारा को 2005 में जोड़ा गया है। तो अब जो है विकल्प देखेंगे कि अन्वीक्षाधीन अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की 1/4, तो 1/4 नहीं होगा, जो है 1/3 भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि आधी अवधि अगर उसने बिता लिया है तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट है गैर जमानती अपराधों के मामले में जमानत के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि यदि संबंधित न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजक अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में असफल रहा है तो वहां पर जमानत दी जा सकती है। तो हमसे यह पूछा है कि कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। तो पहला तो बिल्कुल सही होगा कि अगर वह उसने प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उसने जो है अपराध नहीं किया है तो उसको जमानत दी जा सकती है। दूसरा है कि यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व में होते हुए भी मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए ऐसे व्यक्ति को जमानत पर मुक्त करने की आवश्यकता है तो वहां पर भी जमानत दी जा सकती है। तो यह भी कथन सही है। तीसरा है कि ऐसे अभियुक्त को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता जिसकी आवश्यकता अन्वेषण के साक्ष्यों को पहचानने के लिए हो सकती है, यही कथन गलत है। तो अन्वेषण के साक्ष्यों को अगर पहचानने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता है तो उसको जो है जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि वहां पर उसका अपराध कैसा है, वह अपराध जो है प्रथम दृष्टया साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब कंडीशन है। अगला है कि यदि अपराध मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय है तो कोई भी व्यक्ति लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिए बिना जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता है। तो यह भी सही है, यहाँ पर तीसरा जो विकल्प है यही सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो सुमेलित है यहाँ पर पूछा है तो अग्रिम जमानत, इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 437 में नहीं दिया गया है, बल्कि जो है धारा 438 के अंतर्गत दिया गया है। अपील का संक्षिप्त निस्तारण, तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 484 के अंतर्गत ही दिया गया है। यह जो है कथन बिल्कुल सही है। दोष मुक्ति की दशा में अपील, तो यह धारा 376 नहीं है बल्कि 378 में दिया गया है। हाई कोर्ट को निर्देश, इसके बारे में प्रावधान जो है 395 के अंतर्गत दिया गया है, जबकि 357 में जो है पुनरीक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है सीआरपीसी के किस धारा में प्रावधान है कि अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जाएगी। तो 437 अजमानती मामले में है और 436 जो है यह जमानती मामले में है, जमानती मामले में जमानत। और 38 के अंतर्गत क्या है, अग्रिम जमानत है। और 39 को भी देख लेते हैं कि 439 के अंतर्गत क्या प्रावधान है। तो इसके अंतर्गत जो है जमानत के बारे में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, इनकी जो है विशेष शक्तियां दी गई हैं 439 के अंतर्गत। नेक्स्ट है न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि जमानती अपराध में भी जमानत दिया जाए यदि ऐसा जो व्यक्ति है वह कौन सी शर्तें पूरी करता है। तो जमानती मामले में जो जमानत होती है वह अधिकार स्वरूप मांगी जाती है, लेकिन गैर जमानती मामले में जो जमानत होती है वह क्या होता है कि न्यायालय के पूरी तरह से विवेक पर होता है कि वह जो है जमानत दे या न दे। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि जबकि गैर जमानती मामले में भी जमानत जो है दी जाएगी। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको जमानत पर छोड़ा ही जाएगा। तो अगर वह व्यक्ति 16 साल से कम उम्र का है, कोई स्त्री है, रोगी या शिथिलांग है, तो ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, भले ही उसने कौन सा जघन्य अपराध क्यों न किया हो। अर्थात उसने जो है अगर मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या अधिक के कारावास से उसने दंडित किया गया है
तो भी वह उसको जमानत पर छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर वह 16 साल से कम है, स्त्री है, रोगी है, विकलांग है, तो ऐसी स्थिति में छोड़ा जाएगा। 437 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि जहां यह विश्वास करने के लिए युक्त कारण है कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त दोषी है, गैर जमानती अपराधों के अन्य सभी मामलों में न्यायिक विवेक का प्रयोग न्यायालय के द्वारा जमानत मंजूर पक्ष करने के पक्ष में किया जाएगा। तो यह जो प्रावधान आदेश है, यह न्यायालय के द्वारा किस केस में निर्णय जो है दिया गया था? तो यह दूसरा जो विकल्प है, गुरचरण सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में दिया गया था। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की कौन सी धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त को गैर जमानती या अजमानती वाद में जमानत पर रिहा कर सकता है? तो इसके बारे में प्रावधान 437 के अंतर्गत दिया गया है। अब इसको देखेंगे, धारा 437 का पहला खंड, उसके अंतर्गत क्या प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति किसी गैर जमानती अपराध का अभियोग है उसके ऊपर, और या उस पर संदेह है कि उसने ऐसा अपराध किया है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किए जाने पर या निरुद्ध किए जाने पर या हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से भिन्न न्यायालय के समक्ष हाजिर होने पर उसको लाया जाता है, तो वह जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा भी उसको जो है यहाँ पर जमानत दी जा सकती है, न्यायालय के द्वारा भी जमानत पर दी जा सकती है। लेकिन आगे जो परिस्थितियां बताई गई हैं, अगर उसका अपराध मृत्युदंड आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो ऐसी जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ अगर वह इसके पहले 7 वर्ष या अधिक कारावास से एक बार पूर्व दोष सिद्ध किया जा चुका है, तब भी नहीं छोड़ा जाएगा। 3 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए 2 या अधिक बार उसको दोष सिद्ध किया जा चुका है, तब भी उसको जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। और सामान्य परिस्थितियों में उसको छोड़ा जा सकता है, हालांकि वह विवेक का विषय है। तो 437 में इसके बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट है, जमानत हेतु अभियुक्त को उच्चतर अपील न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो जमानत के लिए अभियुक्त को उच्चतर से तात्पर्य हायर अपील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है 437 का के अंतर्गत। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 437 क के अनुसार अभियुक्त द्वारा निष्पादित बंध पत्र कितने वर्ष तक या कितने समय तक प्रवृत्त रहेगा? यह 6 महीने तक प्रवृत्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में अग्रिम जमानत के बारे में प्रावधान की गई है? तो अग्रिम जमानत के बारे में प्रावधान जो है धारा 438 के अंतर्गत किया गया है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को इस बात का विश्वास है कि उसको किसी गैर जमानती अपराध के मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में वह हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन इसके समक्ष वह आवेदन करेगा। आवेदन करके उससे जो है यह इस बात के लिए आवेदन करेगा कि अगर उसको इस प्रकार के मामले में अर्थात अजमानती मामले में गिरफ्तार किया जाए, तो ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए। इसी बात के लिए वह आवेदन करता है, इसी ही अग्रिम जमानत कहा जाता है। नेक्स्ट है, अग्रिम जमानत मंजूर करने का क्षेत्राधिकार किसमें है? तो आपने 438 के अंतर्गत देखा कि यह जो है उच्च न्यायालय में और सत्र न्यायालय, इन दोनों के अंतर्गत ही होता है। लेकिन 2008 में यहाँ पर एक खंड जोड़ा गया, धारा 438 का चौथा खंड जोड़ा गया, और इसमें यह बताया गया कि अगर बलात्कार का मामला है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर अभियुक्त को अग्रिम जमानत नहीं दिया जाएगा। अर्थात लैंगिक अपराध धारा 376 से लेकर के 376 डी बी तक या 376 ई तक का कोई अपराध है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर धारा 438 के जो प्रावधान है वह नहीं लागू होंगे। यह जोड़ा गया है 2018 में। नेक्स्ट है, किसी अजमानती अपराध के किए जाने के अभियोग में गिरफ्तारी की आशंका करने व व्यक्ति के आवेदन पर उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय धारा 438 के अंतर्गत यह निर्देश दे सकता है। तो निर्देश उसको क्या दिया जाएगा कि आगामी आदेश तक गिरफ्तार न किया जाए, यह गलत है। उसको अभिरक्षा में लिए बिना लिए जमानत पर छोड़ दिया जाए, यह भी गलत है।
ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए। तो यही जो है निर्देश उसको दिया जाता है 438 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा उत्तर प्रदेश में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के प्रावधानों को पुनः प्रवर्तित किया गया था? तो सीआरपीसी की धारा 438 जो अग्रिम जमानत से संबंधित है, यह 1975 से उत्तर प्रदेश में लागू इसको नहीं थी, अर्थात इसका प्रवर्तन जो है उत्तर प्रदेश में 1975 से रोक दिया गया था। अब जो है 2018 में इसको जो है फिर से लागू किया गया, अर्थात अब उत्तर प्रदेश में भी किसी अपराध के मामले में अग्रिम जमानत लिया जा सकेगा। अब यहाँ पर यह पूछा गया है कि दंड प्रक्रिया यहाँ पर इसको जो लागू किया गया है किस संशोधन के द्वारा। अब आपके सामने दो विकल्प हैं, एक तो आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 और एक दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2018। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि सीआरपीसी संशोधन जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में स्पेशल किया गया है उसके तहत इसको लागू किया गया है। आपराधिक विधि संशोधन से तात्पर्य होता है कि यहाँ पर आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों में संशोधन एक साथ किया जाता है, अर्थात अपराध से संबंधित जो भी विधियां हैं सबका संशोधन एक साथ किया जाता है। तो यहाँ पर यह नहीं, इसके द्वारा इसको नहीं लागू किया गया था, बल्कि दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट है, जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन कोर्ट की विशेष शक्तियां धारा 439 के अंतर्गत बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 438 और 439 सीआरपीसी के प्रावधानों में एक बात समान है, तो यहाँ दोनों ही बातों में समानता किस बात की है? तो 438 के अंतर्गत आपने देखा अग्रिम जमानत के बारे में प्रावधान है, 439 के अंतर्गत जमानत के बारे में हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की विशेष शक्तियां दी गई हैं। तब हम विकल्प को देखते हैं कि इसके अधीन कोई भी आदेश केवल हाई कोर्ट के द्वारा ही पारित किया जा सकता है, तो यह गलत है कि क्यों कोई केवल हाई कोर्ट नहीं बल्कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ये दोनों के द्वारा ही पारित किया जा सकता है, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा है कि इन दोनों में से ही किसी भी प्रावधान के अधीन पारित आदेश केवल गिरफ्तारी पर ही प्रभावशील होगा, तो यही सही है, क्योंकि धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत जब आपने लिया तो वह तभी लागू होगा, तभी प्रभावी होगा जबकि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार किए जाने पर भी वह अपना आवेदन का जो आदेश है, आवेदन पर जब उसको आदेश दिया गया था कोर्ट के द्वारा, उस आदेश को दिखाएगा, तब उसको छोड़ दिया जाएगा, तभी यह प्रभावी होता है। इसी तरह 439 के अंतर्गत जमानत के बारे में जो विशेष शक्तियां हैं हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की, तो यहाँ पर क्या होगा कि अभियुक्त को वहां पर छोड़ा जा सकता है, उसको जो जमानत है उसको रद्द किया जा सकता है। तो यह सब जो बातें हैं तभी प्रभावी होंगी जबकि वह गिरफ्तार होता है अभियुक्त व्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा वाद अग्रिम जमानत से संबंधित है? तो अग्रिम जमानत से संबंधित जो केस है वह दिनेश डालमिया बनाम सीबीआई का केस है। ये बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद अग्रिम जमानत से संबंधित है? तो दूसरा केस है जोगेंद्र उर्फ जिंदी बनाम हरियाणा राज्य। यह केस भी अग्रिम जमानत पर है और यह भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केस है जो अग्रिम जमानत के सिद्धांतों से संबंधित है? तो यहाँ पर गुरुबख्श सिंह सिबिया बनाम पंजाब राज्य का मामला है, यह भी अग्रिम जमानत से संबंधित है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 439 के अंतर्गत जमानत निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सत्र न्यायालय में और उच्च न्यायालय में, तो इन दोनों के अंतर्गत ही निहित है, क्योंकि 439 और 438 में आप देखेंगे तो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों की शक्तियों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, क्या किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट के द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या उपांतरित की जा सकती है? यदि हाँ तो किसके द्वारा एवं किस प्रावधान के तहत? तो 439 को जब आप देखते हैं तो उसी के अंतर्गत यह बताया गया है कि जमानत के बारे में हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट यह क्या कर सकता है, तो जमानत की किसी शर्त को अपास्त कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है या उसको रद्द कर सकता है। तो यह जो कार्य है 439 के तहत उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के द्वारा इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 446 सीआरपीसी के अंतर्गत जमानतदार से पेनाल्टी अर्थात जुर्माना की राशि वसूल न की जाने की स्थिति में न्यायालय के द्वारा उसे दिया जा सकने वाला कारावास कितना होगा? तो इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 446 के दूसरे खंड के अंतर्गत बताया गया है कि जब ऐसी सस्ती नहीं दी जाती है या उसकी वसूली नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर 6 माह तक का सिविल कारावास
तो सिविल जेल जो 6 महीने तक की हो सकती है उसको दिया जा सकेगा। नेक्स्ट है, सीआरपीसी के अधीन यदि बंध पत्र के लिए कोई प्रतिभू बंध पत्र का समापहरण होने से पहले ही मर जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 446 के खंड 4 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जहां बंध पत्र के लिए कोई प्रतिभू बंध पत्र का समापहरण होने से पहले मर जाता है, वहां उसकी संपदा बंध पत्र के बारे में सारे दायित्व से उन्मोचित हो जाती है। तो उसकी संपदा जो है बंधपत्र के बारे में दायित्व से उन्मोचित हो जाती है। दूसरा खंड सही है। नेक्स्ट है, धारा 446 के अधीन किए गए सभी आदेशों की अपील कहाँ होगी? तो 446 के अधीन अगर कोई आदेश दिया जाता है तो उसकी अपील जो है, इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 449 के अंतर्गत दिया गया है। यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो अगर ऐसा आदेश मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है पारित किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किया गया है तो उसको अपील जो है सेशन कोर्ट में होगी। सेशन कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश की दशा में वह अपील जो है ऐसे न्यायालय में की जाएगी जहां पर उसकी अपील होती है। तो उपरोक्त जो है दोनों ही कथन सही है। इसके बारे में प्रावधान 449 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, विचारण के दौरान संपत्ति का व्ययन किस धारा में किया जाता है? तो अगर विचारण चल रहा है उस दौरान जो संपत्ति का व्ययन है वह किस प्रकार से किया जाएगा, किस धारा के तहत किया जाएगा? तो ऐसा व्यवहार जो है धारा 451 के तहत सीआरपीसी में किया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कुछ मामलों में विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला देखेंगे धारा 453। तो 453 के अंतर्गत प्रावधान क्या है कि अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय कर दिया जाएगा। यह प्रावधान किया गया है। 454 के अंतर्गत धारा 452 या 53 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील के बारे में प्रावधान किया गया है। 454 में 455 के अंतर्गत अपमान लेखी और अन्य सामग्री के नष्ट किए जाने का आदेश दिया जाता है। 456 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति है। कौन से किस प्रकार के कब्जा? जो कि आपराधिक बल या बल प्रदर्शन के द्वारा अभित्रास के द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। और धारा 456 के अंतर्गत जो है यह प्रावधान है जबकि जहां 6 मास के अंदर कोई दावेदार हाजिर नहीं होता है तो वहां पर जो प्रक्रिया होगी वह धारा 458 के अंतर्गत बताई गई है। तो यहाँ पर चौथा जो विकल्प है यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा सीआरपीसी की धारा 459 में 10 रुपए से कम शब्दों को किन शब्दों से प्रतिस्थापित कर दिया गया है? तो धारा 459 के अंतर्गत क्या बताया है कि विनश्वर संपत्ति के बेचने की शक्ति। तो मजिस्ट्रेट जो है विनश्वर शक्ति अर्थात जो शीघ्र क्षयशील होने है या शीघ्र क्षय होने वाली है उसको स्वामी के फायदे के लिए उसको बेच सकता है, जबकि उसकी मूल्य जो है 500 रुपए से कम है। और इसके पहले अर्थात 2005 से पहले यहाँ पर यह जो है धनराशि यह कुछ और थी, लेकिन अब इसको 500 रुपये इसको रख दिया गया है। 10 रुपये था पहले, अब 500 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट है, यदि किसी संपत्ति पर कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात या अनुपस्थित है तब मजिस्ट्रेट उसके विक्रय का आदेश दे सकता है। तो यह प्रावधान जो है धारा 459 के अंतर्गत दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी संपत्ति के कब्जे का हकदार है या वह लावारिस संपत्ति है और उसका जो स्वामी है अनुपस्थित है या अज्ञात है और ऐसी संपत्ति शीघ्र क्षयशील है, तो ऐसी स्थिति में उसको बेचने का आदेश दे सकेगा। तो ऐसी संपत्ति अगर शीघ्र या जो है प्रकृतिया क्षयशील है, मजिस्ट्रेट की राय में उसका विक्रय स्वामी के फायदे के लिए है, उसका मूल्य 500 रुपए से कम है, तो उपरोक्त सभी मामलों में उसको बेचने का आदेश दिया जा सकता है 459 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 461 के अंतर्गत एक सक्षम मजिस्ट्रेट के द्वारा की गई अनियमितता निम्नलिखित में से किस कार्रवाई को शून्य घोषित करती है? तो तलाशी वारंट जो कि धारा 94 के अंतर्गत जारी किया जाता है
यह जो है किसी कार्यवाही को शून्य घोषित नहीं करता, क्योंकि 460 जो है इसके बारे में प्रावधान करती है कि कौन सी कार्यवाही वो दूषित नहीं करती। तो तलाशी वारंट और जो है अन्वेषण का आदेश, यह जो है दूषित नहीं करता। लेकिन 461 के अंतर्गत यह बताया गया है, अगर धारा 83 के अधीन किसी व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की या विक्रय का आदेश दिया जाता है और ऐसा आदेश किसी अक्षम या जो सक्षम नहीं है ऐसे मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाता है, तो या अनियमित कार्य करते हुए दिया जाता है, तो वह कार्यवाही शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर 461 के अंतर्गत तीसरा विकल्प सही होगा। तो 460 को हम देखेंगे सबसे पहले कि 460 के अंतर्गत यह बताया गया है कि कौन-कौन सी कार्यवाहियाँ हैं जिनके कारण कोई जो कार्यवाही है वह दूषित नहीं होती या वह शून्य नहीं होती और ऐसी अनियमितता जो है न्यायालय के द्वारा बरती जाती है। तो अगर 94 के अधीन तलाशी वारंट जारी किया जाता है, अन्वेषण करने के लिए कोई आदेश दिया जाता है, मृत्यु समीक्षा की जाती है, अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उस व्यक्ति को जिसने ऐसी अधिकारिता के बाहर काम किया है पकड़ने के लिए आदेश जारी किया जाता है, या धारा 190 खंड 1 और 2 या 190 के ख के अधीन अगर संज्ञान लिया जाता है, या किसी मामले को धारा 192 2 के अधीन हवाले किया जाता है, 306 के तहत क्षमादान किया जाता है, मामले को वापस मंगाना और उसका स्वयं विचारण करना, 458 या 58 या 459 के अधीन संपत्ति का विक्रय करना, ये सब ऐसी कार्यवाहियां हैं या ऐसे जो अनियमितताएं हैं जो किसी कार्यवाही को दूषित नहीं करती हैं। नेक्स्ट है, वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती हैं का प्रावधान जो है धारा 460 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत वे अनियमितताएं जो विचारण को दूषित करती हैं बताई गई हैं। तो 61 के अंतर्गत दूषित करती हैं और 60 के अंतर्गत दूषित नहीं करती हैं। तो जो दूषित नहीं करती हैं तो वह जो कार्यवाही है वो शून्य नहीं होगी, जो दूषित करती हैं और वह कार्यवाही शून्य होती है। तो धारा 461 को देखेंगे, इसके अंतर्गत एक लंबी सूची बताई गई है जिसके अधीन अगर अनियमितता की जाती है तो वह कार्यवाही शून्य हो जाती है। तो इसमें कुर्की और विक्रय का आदेश दिया गया, किसी डाक या तार प्राधिकारी की अवरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए अगर वारंट जारी किया गया और ऐसा वारंट जो है अनियमित है, तो वह जो कार्यवाही होगी शून्य हो जाएगी। इसी प्रकार से परशांति और सदाचरण बनाए रखने के लिए प्रतिभूत की मांग करना, यह अगर किसी अनियमित तरीके से मांग की जाती है तो वह शून्य हो जाएगी। भरण पोषण का आदेश दिया जाता है वह भी शून्य होगा। इसी प्रकार से न्यूसेंस के बारे में अगर कोई आदेश दिया जाता है 133 के तहत तो वह भी शून्य होगा। लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसको चालू रखने वाला कोई आदेश दिया गया वह भी शून्य होगा। धारा 190 एक सी अर्थात जो स्वयं जो है संज्ञान लिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, या किसी भी तरीके का विचारण, चाहे वह संक्षिप्त विचारण हो या मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारण हो या जैसे भी विचारण हो, अगर इस तरह कोई भी विचारण अनियमित तरीके से किया जाता है तो वह शून्य होगा। अपील का भी निश्चय किया जाता है तो वो भी शून्य होगा। इसी प्रकार से धारा 397 के अधीन पुनरीक्षण करना, 446 के अधीन कोई आदेश पारित करना या आदेश का पुनरीक्षण करना, तो यह सब कार्यवाहियां क्या होंगी, शून्य होती हैं। नेक्स्ट है, सीआरपीसी के अंतर्गत कौन सी अनियमितता कार्यवाही को दूषित करती है और शून्य होगी। यदि कोई मजिस्ट्रेट जो विधि के द्वारा इस निमित्त सशक्त न होते हुए भी वह कुछ कार्य करता है तो उसकी जो कार्यवाही है क्या होगी, शून्य हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे धारा 461 को। तो 461 को जब देखेंगे तो इसके अंतर्गत हमको यह पता चलेगा कि कौन से आदेश हैं जो कि अनियमित होते हैं। तो यहाँ पर अगर परिशांति कायम रखने के लिए आदेश दिया जाता है तो और ऐसा आदेश जो है अनियमित है तो वह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगी कार्यवाही। 94 के अंतर्गत या 176 के अंतर्गत मृत्यु समीक्षा या 458-59 के अधीन संपत्ति का विक्रय, यह जो है यह अनियमित नहीं होता है तो वह कार्यवाही शून्य नहीं होगी। इसके बारे में प्रावधान 460 में दिया गया है। नेक्स्ट है, गलत स्थान पर विचारण का क्या प्रभाव होगा। तो गलत स्थान पर विचारण या कार्यवाही, इसके अंतर बारे में जो प्रावधान है 462 में दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि अगर गलत स्थान में कोई कार्यवाही की गई तो उसे तभी अपास्त किया जाएगा जबकि यह प्रतीत होता है कि ऐसी गलती के कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है।
अर्थात जो है न्याय विफल हो गया है। तो 462 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सी धारा सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत अभियुक्त की संस्वीकृति या अन्य कथन को दर्ज करने में हुई दोष और अनियमितताओं के समाधान के लिए विकल्प के रूप में है। तो यह जो है धारा 164 या 281, इसके अधीन जो है अगर कोई दोष हुआ या अनियमितता हुआ तो उसका समाधान करती है धारा 463। नेक्स्ट है, यदि किसी न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश निर्णय में हस्ताक्षर नहीं करता है तो यह किस प्रकार की जो है अनियमितता होगी। तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह जो है धारा 465 के अंतर्गत बताया गया है। तो 465 यह बताता है कि अगर किसी न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश निर्णय में हस्ताक्षर नहीं करता है तो यह तात्विक अनियमितता नहीं होगी, यह अवैध भी नहीं होगा, बल्कि यह अ, साध्य प्रक्रियात्मक अनियमितता है और इसके बारे में प्रावधान 465 के खंड 1 के अंतर्गत दिया गया है। और इसको तभी उल्टा जाएगा या परिवर्तित किया जाएगा जबकि न्यायालय की राय में उसके कारण न्याय नहीं हो पाया है। बाकी केवल हस्ताक्षर न करना ये एक साध्य प्रकार की प्रक्रियात्मक अनियमितता है जिसको सही किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की किस धारा के तहत त्रुटि या गलती के कारण कुर्की अवैध नहीं होगी। तो यह प्रावधान 466 के अंतर्गत दिया गया है और इसी के अंतर्गत यह बताया गया है कोई कुर्की ऐसी त्रुटि के कारण या प्रारूप के अभाव के कारण विधि विरुद्ध नहीं समझी जाएगी जो कि समन, दोष सिद्धि, कुर्की की रिट या तत्संबंधी अन्य कार्यवाही में वैसी गलतियां हुई हैं। नेक्स्ट है, सीआरपीसी के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान लेने की जो परिसीमा है वह 3 साल होगी। तो किस प्रकार की जो अपराध हैं उनकी परिसीमा 3 साल होगी, इसके बारे में 468 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है धारा 468 में। और यह बताया गया है कि इस संहिता के अंतर्गत जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय परिसीमा काल कितना होगा, तो 6 महीने होगा, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है। 1 वर्ष होगा, जबकि अपराध 1 वर्ष से अनधिक अर्थात 1 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है। 3 वर्ष होगा अगर अपराध जो है 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष के कारावास से दंडनीय है। तो अगर 1 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय कोई अपराध है तो वहां पर जो है 3 वर्ष का जो परिसीमा काल होगा। और उससे अधिक अर्थात 3 वर्ष से अधिक के दंड से दंडनीय कोई अपराध है तो वहां पर परिसीमा काल नहीं है, वह मामला कभी भी न्यायालय के समक्ष संस्थित किया जा सकता है और न्यायालय उसका संज्ञान ले सकता है। अब हम विकल्प पे आते हैं, कारावास जो है परिसीमा काल 3 वर्ष किसका होगा। तो अगर अपराध 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है तो उसका जो परिसीमा काल होगा वह 3 वर्ष होगा। नेक्स्ट है, परिसीमा काल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यह 6 महीने होगा यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है। 1 वर्ष होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अनधिक अर्थात 1 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है। 3 वर्ष होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है। तो यहाँ पर सभी विकल्प सही हैं। 468 के अंतर्गत के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी के अधीन निम्न किस धारा में परिसीमा काल के प्रारंभ की तारीख को बताया गया है, अर्थात परिसीमा काल कब से प्रारंभ होगा, इसके बारे में जो प्रावधान है 469 के अंतर्गत धारा में बताया गया है। और यहाँ पर कब से प्रारंभ होगा तो अपराध जिस तारीख को हुआ है या जब अपराध का तारीख नहीं पता है तो जिस दिन पीड़ित व्यक्ति को पता चला कि उसके साथ अपराध हुआ है उस दिन से प्रारंभ हुआ, जबकि यह ज्ञात नहीं कि अपराध किसने किया है तो जिस दिन अपराधी का पता चलता है उस दिन से जो है अपराध की परिसीमा शुरू होती है। नेक्स्ट है, कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल के अवसान के पश्चात कर सकता है यदि मामले के तथ्यों या परिस्थितियों से उसका समाधान हो जाता है कि यहाँ पर कौन सा जो है समाधान हो जाता है। तो परिसीमा काल के अवसान के पश्चात यहाँ पर मामले का संज्ञान लिया जा सकता है। तो जबकि उसका समाधान हो जाता है कि विलंब को उचित रूप से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है और न्याय हित में ऐसा करना आवश्यक है। इन दोनों ही दशाओं में यहाँ पर मामले का संज्ञान लिया जा सकता है परिसीमा काल के बाद भी। इसके बारे में प्रावधान है वो धारा 473 के अंतर्गत दिया गया है।
नेक्स्ट है, जब किसी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय के द्वारा धारा 407 के अधीन न करके अन्यथा किया जाता है, तब अपराध के विचारण में किस प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा? 474 इसके बारे में प्रावधान करती है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अगर मामले का विचारण किया जाता है तो वहां पर वैसी ही प्रक्रिया का हाई कोर्ट अनुपालन करेगा जिसका सेशन न्यायालय के द्वारा अनुपालन किया जाता है, या जिस प्रक्रिया का अनुपालन सत्र न्यायालय जो है अपने विचारण के दौरान करता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है धारा 474 के अनुसार। आईपीसी की निम्न धाराओं में से किस धारा में उच्च न्यायालय में किसी मुकदमे का विचारण किया जा सकता है? तो धारा 474 जो है यह हाई कोर्ट के द्वारा किसी मामले के विचारण के बारे में प्रावधान करता है। नेक्स्ट है, किसकी पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय सीआरपीसी की धारा 477 के अनुसार नियम बना सकता है? तो 477 में उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अब यहाँ पर प्रत्येक उच्च न्यायालय राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से कुछ नियम बनाता है, तो यहाँ पर राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से नियम बनाए जाते हैं। तो ऐसे नियम होते हैं उसके बारे में 477 में जो है प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की निम्न धाराओं में से किसमें कहा गया है कि कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसे मामले का जिसमें वह स्वयं हितबद्ध है उसका विचारण नहीं करेगा? तो यह एक तरह से नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर आधारित है कि एक न्यायाधीश जिसका जो है उस मामले में खुद अपना हित है और वही उसका विचारण करेगा तो फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर 479 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा जो मजिस्ट्रेट है उस मामले का विचारण नहीं करेगा। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय के द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाता है? तो हाई कोर्ट की अंतर्निहित की शक्तियां जो है सीआरपीसी में कहाँ बताई गई हैं? 482 के अंतर्गत। और अगर यही सीपीसी में बार बार पूछा जाता है तो 151 के अंतर धारा 151 में जो है अंतर्निहित शक्तियां बताई गई हैं। नेक्स्ट है, एक दांडिक कार्यवाही जो समनीय नहीं है किसके द्वारा अभिखंडित की जा सकती है? एक दांडिक कार्यवाही जो समनीय नहीं है अर्थात उसका समन नहीं किया जा सकता है वह किसके द्वारा? तो यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा उसको अभिखंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी के द्वितीय अनुसूची का कौन सा प्रारूप आरोप से संबंधित है? तो आरोप संख्या 32 जो है प्रारूप संख्या 32 यह आरोप से संबंधित है। तो यहाँ पर पहली अनुसूची को जैसा कि आप जानते हैं उसमें अपराध के बारे में बताया गया है कि कौन से अपराध जमानती हैं, गैर जमानती हैं या क्या है, इसके बारे में बताया गया है। जबकि द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत प्रारूप बताए गए हैं, जैसे समन का प्रारूप क्या होगा, वारंट का प्रारूप क्या होगा, अगर मृत्यु दंड दिया जाता है तो उसका प्रारूप क्या होगा। तो इसी प्रकार से यह प्रारूप संख्या 32 जो है यह आरोप के प्रारूप की बात करता है कि किस प्रकार का आरोप बताया जाएगा। इसी में बताया गया है कि एक शीर्ष का आरोप कैसा होगा, दो शीर्ष का आरोप कैसा होगा। जैसा कि शुरू में ही आपने देखा था कि आरोप की जो परिभाषा दी गई है उसी में यह बताया गया है कि आरोप के अंतर्गत कौन सी बातें आती हैं। तो वह परिभाषा कम लगता है, एक तरह का जो है स्पष्टीकरण लगता है। जैसे धारा 2 ख के अंतर्गत बताया गया है कि आरोप में जब एक से अधिक शीर्ष हो तो आरोप का कोई भी शीर्ष आता है। तो आरोप संख्या 32 में आरोप के 2 शीर्ष बताए गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमने कुल 600 प्रश्नों को कंप्लीट किया और यह पूरा दावा है, पूरी एक तरह से हमारी गारंटी है कि अगर आपने इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक हल कर लिया, निश्चित रूप से सीआरपीसी में आपको इससे बाहर कहीं भी कोई प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। आप इन सभी प्रश्नों को क्रम से आपने देखा है, कंप्लीट देखा है, तो इन 600 प्रश्नों की एक पूरी जो श्रृंखला है आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। आप इसी प्रकार के चैनल पे बने रहिए ताकि और भी जो वीडियो हैं हम आपको प्रोवाइड करते रहें और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज्वाइन भी कीजिए। धन्यवाद।